हाँ जी, कैसे हो आप? देखो भाई, मैं आपको ना बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करना सिखाने वाला हूँ। ऐसे काफ़ी सारे इंडेक्स हैं जिसमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, गिफ्ट निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, सब में हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो सिर्फ बैंक निफ्टी में ही ऑप्शन ट्रेडिंग करना सिखाऊंगा। बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करने का क्या रीजन है कि हमने बैंक निफ्टी को ही क्यों सिलेक्ट किया है? क्योंकि बैंक निफ्टी में एक खास बात है भाई, बैंक निफ्टी ना अपने एक तो लेवल टू लेवल चलती है, मतलब एक लेवल अगर बैंक निफ्टी का ब्रेक होता है ना तो सॉरी, तो नेक्स्ट लेवल तक जाने के उसके 90% चांस हो जाए। जो बाकी के इंडेक्स है ना वो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, बहुत ही कम होती है, इसलिए हम उस पे ट्रेड करना नहीं सिखाते। हमारे सेटअप की जो भी एक्यूरेसी आती है वो ज्यादा बैंक निफ्टी के अंदर आती है। तो आओ चलो मैं आपको बैंक निफ्टी के बारे में बताता हूँ क्या चीज है। देखो, मैं आपको सिखाऊंगा भाई बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करना, ठीक है। अब बैंक निफ्टी को ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों कहते हैं? ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि बैंक निफ्टी के पास हमें दो ऑप्शन है बाय करने के लिए। बैंक निफ्टी हमें चॉइस देती है दो ऑप्शन, कौन से? कॉल और पुट। हम कॉल भी और बाय भी कोई भी इसमें बाय सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या नाम दे दिया? ऑप्शन ट्रेडिंग। एक आपने सुना होगा फ्यूचर ट्रेडिंग, एफ एन एफ एन ओ। एफ का मतलब होता है फ्यूचर, ओ का मतलब होता है ऑप्शन। तो आप ये ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने यार। फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या है? फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या है, लोग बैंक निफ्टी को ही चार्ट को बाय कर लेते हैं, उसमें ऑप्शन चेन की जरूरत नहीं पड़ती। बट हम आज ओनली सीखेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग। इसमें क्या है? ऑप्शन मतलब कॉल और पुट के चार्ट को बाय करेंगे हम इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग में बैंक निफ्टी के चार्ट को बाय बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर बैंक निफ्टी को चार्ट को बाय करते हैं तो वो फ्यूचर ट्रेडिंग में आ जाता है, और इसमें क्या है, पैसा भी ज्यादा लगता है फ्यूचर ट्रेडिंग में। इसलिए हम ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप क्या सीखने आए हो? आप मैं सिखाऊंगा आपको इंट्राडे ट्रेड करना। अब इंट्राडे का क्या मतलब है? इंट्राडे का मतलब है मार्केट चलती है 9:15 बजे से लेके 3:30 बजे के टाइम फ्रेम के बीच में चलती है। तो हम इसी टाइम फ्रेम के बीच में हम चीजों को बाय करते हैं और इसी टाइम फ्रेम के बीच में हम उसको सेल आउट कर देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम? इंट्राडे खिलाड़ी, ठीक है, इंट्राडे। एक और खिलाड़ी होते हैं मार्केट में, वो कौन से होते हैं? वो दूसरे खिलाड़ी होते हैं होल्डिंग वाले। होल्डिंग वाले क्या होते हैं भाई? वो अपनी पोजीशन को ना होल्ड करते हैं। मान लो आज उन्होंने पोजीशन बाय कर ली, तो वो आज की पोजीशन को क्या कल तक परसों तक होल्ड कर सकते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर वो मैक्सिमम कब तक होल्ड कर सकते हैं? तो भाई होल्डिंग वाले जो खिलाड़ी है वो मैक्सिमम कब होल्ड कर सकते हैं? वो एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हैं। कब तक होल्ड कर सकते हैं वो चीजों को? एक्सपायरी तक। मान लो अभी एक्सपायरी है, 30 दिसंबर की एक्सपायरी है मान लो इसकी, बैंक निफ्टी की। अब क्या होगा कि अगर आज मैंने जो ट्रेड ले रखी है वो 30 तारीख तक मैं ट्रेड को होल्ड कर सकता हूं, क्योंकि हम बैंक निफ्टी को, अब बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी हो चुकी है। तो हम अगर, जब बैंक निफ्टी नए सिरे से स्टार्ट होती है, तो तब अगर हम बाय करते हैं तो उसको हम मैक्सिमम 1 मंथ तक क्या है ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, चाहे हमारा प्रॉफिट चल रहा हो चाहे हमारा लॉस चल रहा हो, ठीक है। तो इसीलिए दो टाइप की खिलाड़ी है, एक तो इंट्राडे, दूसरा होल्डिंग वाला। इंट्राडे का मैंने बता दिया कि 9:15 से लेके 3:30 बजे के टाइम फ्रेम के बीच में हम बाय कर लेते हैं, सेल आउट कर देते हैं, अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं, उसे कहते हैं इंट्राडे। दूसरा चीज आती है एक होल्डिंग वाले। होल्डिंग वाले क्या होते हैं? होल्डिंग वाले वो होते हैं जो ट्रेड को आज की आज भी कट कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, परसों नरसों, मतलब जब उनका मन चाहे तब तक वो क्या है ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। और बात आती है कि मैक्सिमम कब तक होल्ड कर सकते हैं, तो मैक्सिमम कब तक होल्ड कर सकते हैं ट्रेड को? ये एक्सपायरी की डेट तक होल्ड कर सकते हैं। तो ये दो टाइप के खिलाड़ी होते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। ये आपको समझ आ ही गया होगा। अब बताता हूं मैं पूरा बेसिक के बारे में बात करता हूं मैं। ये था अभी बैंक निफ्टी के बारे में। अब बैंक निफ्टी चीज क्या है, बैंक निफ्टी के बारे में बताता हूँ। देखो, बैंक निफ्टी ना 12 बैंकों का कॉम्बिनेशन है। बैंक निफ्टी क्या है? बैंक निफ्टी के अंदर 12 बैंक आते हैं, इंडिया के टॉप टॉप 12 बैंक आते हैं। सबसे पहले बैंक जो आता है वो है HDFC का, ICIC का, एक्सिस का
और एसबीआई का। ये 3-4 बैंक ऐसे बैंक है जिसकी होल्डिंग बैंक निफ्टी में क्या है, ज्यादा है। 40 से 60% के अप्रोक्सीमेट लगा लो, 40 से 60% क्या है, शेयर होल्डिंग इन्हीं बैंकों की है बैंक निफ्टी के अंदर। बाकी के जो बैंक रह गए नीचे, जो बाकी के वो बैंक है उनकी क्या शेयर होल्डिंग बहुत थोड़ी थोड़ी है इसके अंदर। तो इसीलिए क्या है, अगर इन बैंकों का परफॉर्मेंस बढ़िया होता है तो मार्केट अपसाइड मूव करती है, अगर इन बैंकों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता तो मार्केट क्या है, डाउन साइड मूव करती है। तो ये है भाई बैंक निफ्टी के बारे में। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि अब हमारे इंडिया में ना दो स्टॉक एक्सचेंज है, हमारे इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंज है जिसमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक तो है एनएससी, दूसरा है बीएससी। अब एनएससी और बीएससी क्या चीज है, ये स्टॉक एक्सचेंज है भाई हमारे, ठीक है। अब एनएससी क्या है, एनएससी की फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, फर्स्ट। दूसरा है बीएससी, बीएससी क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हमारे पास दो एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भाई बहुत पुराना एक्सचेंज है, ये बॉम्बे एक्सचेंज आया था 1875 के अंदर आया था, ठीक है। एनएससी आया था भाई 1992 में, बट इसमें ट्रेडिंग 1994 में स्टार्ट हुई थी ठीक है। बीएससी आया था 1875 के अंदर। अब एनएससी और बीएससी में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। बीएससी के अंदर ना भाई 5000 प्लस कंपनियां हैं, 5000 प्लस कंपनियां, इसलिए बीएससी स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एनएससी से स्टॉक एक्सचेंज से बड़ा है, क्योंकि ये पहले का तो बड़ा हो ही गए। और एनएससी के अंदर क्या होती है, 1700 प्लस कंपनियां आती है। अब जो बैंक निफ्टी सीखने जा रहे हो ना, वो एनएससी के अंडर आता है। अब एनएससी और बीएससी, अब आपने एक सेंसेक्स सुना होगा, सेंसेक्स, सेंसेक्स किसके अंदर आता है, बीएससी के अंदर आता है। एनएससी के अंदर क्या क्या चीजें आती है, एनएससी के अंदर आती है भाई, एक तो निफ्टी 50 होगी, जो आप सीखने जा रहे हो अभी बैंक निफ्टी होगी, ठीक है, गिफ्ट निफ्टी होगी, फिन निफ्टी होगी, गिफ्ट निफ्टी, फिन निफ्टी, ये सब क्या आता है, एनएससी के अंडर आती है, ठीक है। ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए बेसिक नॉलेज के लिए कि एनएससी के अंडर हम किसके अंडर ट्रेड करें, एनएससी के अंडर करें या बीएससी के अंडर करते हैं। अब ये एनएससी और ये बीएससी है, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म आपको पता चल गई। अब बताता हूँ कि एनएससी और बीएससी को ना रेगुलेट कौन करता है। देखो इन दोनों को ना कोई रेगुलेट करने वाला भी तो होना चाहिए, एनएससी और बीएससी को क्या है, कोई रेगुलेट करने वाला भी होना चाहिए। अब एनएससी और बीएससी को कौन रेगुलेट करता है, एनएससी और बीएससी को रेगुलेट करता है सेबी। अब सेबी क्या चीज है, सेबी भी एक फर्म है। सेबी की फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। सेबी की फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो भी रूल और रेगुलेशन होते हैं, जो एनएससी और बीएससी में जो भी रूल और रेगुलेशन अप्लाई करती है, वो कौन करती है, सेबी करती है। सेबी कब आई थी भाई, सेबी आई थी 1988 में, 1988 के अंदर। उसके बाद में सेबी के आने के बाद में ये इसको रेगुलेट करती है प्रॉपर। जो रूल है, रेगुलेशन है, लॉट साइज है, एक्सपायरी है, कुछ भी चेंज करना है, वो कौन करती है, सेबी करती है। अब जो सेबी ने बोल दिया वो एनएससी और बीएससी को क्या है, मानना पड़ेगा, वो डिनाई नहीं कर सकते, इस चीज को वो मना नहीं कर सकते। इसलिए क्या है, सेबी का एक अच्छा खासा रोल है। जो मार्केट की टेस्टिंग होती है, सब कुछ करती है, कौन करती है, एनएससी बीएससी किसके देख रेख में चलते हैं, वो चलते हैं भाई सेबी की देख रेख में, ठीक है। अब मैं बात करता हूं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी आया कब था, ठीक है। अब भाई बैंक निफ्टी है, ये मैंने बता ही दिया
कि बैंक निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी है 12 टॉप बैंक, 12 टॉप बैंक आते हैं बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी आया कब था, अब जब बैंक निफ्टी आया था भाई 2003 के अंदर क्या है हमारा बैंक निफ्टी आया था। जब ये 2003 के अंदर बैंक निफ्टी आया था ना, तो 12 बैंकों ने क्या किया, इसकी एक इंडेक्स वैल्यू रखते हैं। क्या रखते हैं ये, इंडेक्स वैल्यू रखते हैं। तब बैंक निफ्टी की इंडेक्स वैल्यू थी 1000। कितनी थी, 1000। आज जो बैंक निफ्टी की इंडेक्स वैल्यू वो चल रही है वो 60,000 को भी क्रॉस कर गई है, 60,400 को। इसका क्या है, लाइफ टाइम का हाई है। तो देखो टाइम के अकॉर्डिंग हर बिजनेस हर कोई ना ग्रोथ करता, तो बैंकों ने भी अच्छा ग्रोथ किया, अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो आज इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है, 60,000 को भी क्रॉस कर गई है। ठीक है, ये 2003 के लिए ओनली कितनी थी, 1000 थी। अब 2003 से करती करती क्या है, ये 2020 के अंदर क्या है, इसकी वैल्यू चली गई थी 32,000 के आसपास। फिर क्या हुआ था, फैब के अंदर कोविड आ गया था। कोविड के रीजन से आपको भी पता है कि सारी मार्केट क्रैश हो गई थी धीरे धीरे। तो ये 50% क्या है, मार्केट क्या है, नीचे गिर गई थी। तो धीरे धीरे कितनी रह गई थी, ये 16,000 के आसपास ये इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है, रह गई थी 16,000। ठीक है, अब धीरे धीरे जैसे ही टाइम निकलता गया, कंपनियों ने ग्रोथ किया, सॉरी बैंकों ने ग्रोथ किया, तो अच्छा ग्रोथ किया। तो आज के टाइम में आज कितना चल रहा है, 2025 चल रहा है। ठीक है, 2025 के अंदर क्या है, बैंक निफ्टी का लाइफ टाइम हाई क्या है, 60,411 के आसपास क्या है, इसने लाइफ हाई मारा हुआ है। क्या मारा हुआ है, लाइफ हाई। ठीक है, धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग ये 1 लाख को भी क्रॉस करेगी। पर देखो टाइम लगता है हर चीजों में, अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो 1000 से जब वो 60,000 जा सकती है, तो 60,000 से लाख भी तो जा सकती है, वो कोई इशू नहीं है। वो कभी भी ये टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे के ग्रोथ करेंगे बैंक, तो अच्छा करेंगे, तो क्या इसकी इंडेक्स वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ये है भाई इसके बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको करवा देता हूं, अब क्या हुआ भाई, थोड़ा स्टॉक के बारे में वो बता देता हूँ। 2007 के अंदर ना कंपनियों का डिवाइडेशन हुआ था। ठीक है, उसमें क्या है, कंपनियां थी ना ये लार्ज कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। इसमें ना कंपनियों का डिवाइडेशन कर दिया। ऐसे ये छोटा सा है, थोड़ा सा बता देता हूँ। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप 2007 में क्या है, कंपनियों का डिवाइडेशन किया था। पहले कंपनियों का पता नहीं चल रहा था कि कौन सी टॉप मोस्ट कंपनी है, कौन सी बढ़िया कंपनी है, किसका टर्नओवर ज्यादा है, कैसे है। तो इन्होंने 2007 के अंदर क्या है, कंपनियों का ना डिवाइडेशन कर दिया। एक से जो 100 कंपनी है टॉप, जो टॉप कंपनी है वो क्या है, लार्ज कैप में डाल दी, जिनका टर्नओवर अच्छा है। वो कंपनी कौन से भी सेक्टर से हो सकती है, आईटी सेक्टर से हो सकती है, फार्मा से हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक से होती है, मतलब कौन सा सेक्टर कोई भी हो। 1 से 100 जो कंपनी है जिसका टर्नओवर साल का ज्यादा है, वो लार्ज कैप में डाल दी। 101 से लेके 200 तक की कंपनी है वो मिड कैप में डाल दी। बाकी की जो रेस्ट ऑफ कंपनी है, बाकी की जो रेस्ट ऑफ कंपनी है वो किस में डाल दी है, वो स्मॉल कैप में डाल दी है। तो देखो इनके शेयर भी महंगे होंगे, शेयर भी महंगे होंगे, तो इसमें अच्छा उतार चढ़ाव अच्छा रहता है, वॉलेटिलिटी अच्छी रहती है। इनमें क्या उतार चढ़ाव मीडियम रहता है, क्योंकि मीडियम लेवल की कंपनी है, इसमें मीडियम रहेगा। ये स्मॉल टाइप की कंपनी है, तो इसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव क्या है, थोड़ा सा कम रहेगा। तो वैसे ना मैक्सिमम इन फ्यूचर कभी आप स्टॉक खरीदने की सोचो, तो आपको क्या, कौन सी कंपनी के स्टॉक लेने चाहिए, आपको मिड कैप कंपनियों के ही स्टॉक बाय करने चाहिए, क्योंकि ये अच्छी खासी ग्रोथ करती हुई कंपनी है इसके अंदर, तो वो अच्छा ग्रोथ कर सकती है। हमें सस्ते के चक्कर में कभी क्या है, छोटे शेयर नहीं लेने चाहिए। इसके कंपनी के फंडामेंटल चेक करने चाहिए कि कंपनी कितने साल से मार्केट के अंदर है, और कितना उसने ग्रोथ किया है, कितना उसका टैक्स वो है, सॉरी कितनी उसने इनकम जनरेट किया है। ठीक है, उसका पोर्टफोलियो भी देखना पड़ता है कैसा क्या है, किसका कितना उसके ऊपर कंपनी पे कर्जा है। ये फंडामेंटल सारे चेक करके ना उसके बाद में ही हम शेयर लेते हैं। ठीक है, ये था थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में। अब मैं आपको एक टॉपिक करवाता हूं, मैं आपको एक बायर और सेलर के बीच में डिफरेंस बताता हूं कि बाइंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा उस पे हम बात करते हैं। देखो, एक बाइंग होती है,
दूसरा क्या होती है, एक सेलिंग होती है, बाइंग और सेलिंग होती है। मैं आपको भाई सिर्फ बाइंग सिखाऊंगा, ठीक है। किसी चीज को बाय करने के लिए क्या है, कैपिटल की जरूरत पड़ती है, ठीक है, कैपिटल की जरूरत पड़ती है। और क्या होता है, फिर हम देखते हैं कि उसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, फिर हम लॉस को सोचते हैं। ऐसे ही है सेलिंग में भी, प्रॉफिट और लॉस देखते हैं, ठीक है। मान लो कोई चीज 100 रुपए की है, तो इसको बाय करने के लिए हमें कैपिटल कितना लगेगा, 100 रुपए की चीज को बाय करने के लिए 100 ही रुपए लगेगा कैपिटल। अब मान लो 100 रुपए की कैपिटल, इसका प्राइस बढ़ेगा तो हमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि 100 रुपए की बाय करके हम 120 रुपए में अगर उसको सेल करते हैं तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 20 रुपए का। अगर उसको 80 में सेल करते हैं तो कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, सॉरी 20 पॉइंट का लॉस हुआ। हमें किसी का प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए हमें दो स्टेप करने जरूरी है। वो दो स्टेप कौन से हैं, बाय और सेल। हम किसी चीज ये मार्क करें, मतलब आपने 10 रुपए का ये चीज मार्क कर बाय कर लिया, अब जब तक इसको आप सेल नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं कि आपका प्रॉफिट कितना चल रहा है। इन्वेस्टमेंट पता है आपको कि मैंने इस पे 10 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, जब तक आप इसको सेल नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा प्रॉफिट कितना है। अगर ये 10 का मार्कर ले गया 12-15 में बेच रहे हो तो आपको पता है प्रॉफिट हो रहा है 5 रुपए का। अगर इसको 5 रुपए में सेल कर रहे हो तो आपको पता है 5 रुपए का लॉस हो रहा है। मतलब आपको दो स्टेप क्लियर करने ही पड़ेंगे, पहला स्टेप बाय, दूसरा स्टेप सेल, तभी आपको पता चलेगा। मान लो आपने ये 100 रुपए की कोई चीज खरीद ली है, अब इसमें मैं बात करूं कि आपको मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, 100 रुपए वाली चीज की वैल्यू कितनी नीचे आ सकती है, 50, 40, 30, 20। 100 रुपए वाली चीज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, माना आपने 100 रुपए की चीज खरीदी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई 0, इससे तो नीचे नहीं आ सकती, 0 ही आ सकती है। तो इसमें लॉस मैक्सिमम कितना हुआ, हमारा 100 रुपए का लॉस हो सकता है बाइंग में, फिक्स हमारा 100 रुपए का लॉस है। 0 से तो नीचे कभी कोई चीज आती नहीं है। मान लो ये आपने 100 रुपए का मार्कर खरीदा, टूट गया, फूट गया, कुछ भी हो गया, आप उसको सेल नहीं कर सकते मान लो, तो लॉस कितना हुआ 100 का। ऐसे ही मार्केट में लगा लो, 100 रुपए की कोई चीज बाय करी है, उसका मार्केट इतनी डाउन आ गई कि उसकी वैल्यू 0 हो गई, तो आपको 100 रुपए में खरीदी है तो लॉस कितना हुआ, 100 रुपए हुआ ना, इससे ज्यादा तो नहीं हुआ ना लॉस। तो इसीलिए क्या है, इसमें लॉस 100 रुपए है। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। अगर 100 रुपए वाली चीज की डिमांड बढ़ जाती है, अगर क्या है 100 रुपए वाली चीज की डिमांड बढ़ जाती है, तो डिमांड तो भाई कितनी भी बढ़ सकती है, 100 वाली चीज 200 भी जा सकती है, 500 भी जा सकती है, 1000 भी जा सकती है, लाख भी जा सकती है। तो प्रॉफिट क्या होगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो बाइंग में क्या है, कैपिटल 100 रुपए की चीज को बाय करने के लिए 100 रुपए लगा, प्रॉफिट इन्फिनिटिव है, लॉस क्या है हमारे फिक्स है। ऐसे ही सेलिंग है। अब सेलिंग में दो स्टेप होते हैं, सेलिंग में भी क्या होता है, सेल और फिर बाय। फर्स्ट स्टेप इसमें सेल होता है, दूसरा स्टेप इसमें बाय होता है, ठीक है। बट बाइंग में इसका उल्टा होता है, फर्स्ट स्टेप बाय होता है, सेकंड स्टेप क्या होता है, सेल होता है। अब बात करते हैं कैपिटल की, सॉरी प्रॉफिट और लॉस की। अब सेलिंग में हम 100 रुपए की चीज को हम सेल कर रहे हैं, पहला स्टेप क्या है इसमें, सेल। दूसरा स्टेप हमारा पेंडिंग है बाय। अगर 100 रुपए की चीज को आप सेल कर रहे हो, अब उसको आपको सेकंड स्टेप क्या है, बाय करना है। अब आपको सेलिंग में प्रॉफिट कब होगा, 100 रुपए का प्राइस बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा। जब 100 रुपए का प्राइस कम होगा तभी हम इसको बाय करेंगे, क्योंकि 100 में तो सेल किया आपने, क्योंकि आप सेलिंग कर रहे हो, 100 में सेल किया। मतलब सेलिंग में प्रॉफिट कब होता है, जब मार्केट नीचे आती है, जब मार्केट का प्राइस डाउन आता है। अगर 100 रुपए की चीज खरीदी है, आप 50 में उसको बाय कर रहे हो, तो मतलब आपका 50 में बाय, 100 में सेल, तो 50 रुपए का प्रॉफिट होगा। अब बात करते हैं हम इसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है मैक्सिमम। 100 रुपए वाली चीज मान लो कितना मैक्सिमम आ सकती है नीचे, 0 आ सकती है। तो मान लो हमने इसको 0 पे बाय कर लेंगे, 0 पे बाय कर लेंगे और 100 पे सेल किया है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, 100। तो सेलिंग में हम 100 से ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट 100 से 0 से नीचे आ ही नहीं सकती, 0 एक लास्ट पॉइंट है, ठीक है। तो इसलिए कितना प्रॉफिट कर सकते हैं, 100। अब बात करते हैं लॉस की। अब लॉस क्या है, अब 100 रुपए की चीज की अगर डिमांड बढ़ जाती है, बड़ा हो गया, सेल किया, अब इसको बाय करना है, 100 रुपए का सेल किया है, डिमांड इसकी चलेगी 500, 500 पे बाय करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 400 का लॉस हो गया, क्योंकि बाय करना है, अभी सेल तो हम कर चुके हैं 100 रुपए में इसको, ठीक है। तो इसीलिए क्या इसमें लॉस क्या होगा, इन्फिनिटी, क्योंकि अब सेकंड स्टेप सेल बाय करना है, फर्स्ट स्टेप सेल था, सेकंड स्टेप हमारा बाय था। अब क्या मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है तो सेलिंग में लॉस होगा,
और लॉस क्या होगा, सेलिंग में इन्फिनिटी होगा। अब बात करते हैं कैपिटल की। 100 रुपए की चीज को, यहाँ पे 100 रुपए की चीज को सेल करने के लिए कैपिटल इसमें 100 रुपए नहीं लगता, इसमें 10 गुना पैसा लगता है भाई, 10x पैसा लगता है, मतलब 1000 रुपए लगेंगे। 8 से 10 गुना पैसा लगता है। सेलिंग में क्या है, 8 से 10 गुना पैसा लगता है अगर हम पहले सेल करते हैं तो उसके बाद में बाइंग करते हैं। इसीलिए हम क्या है, सेलिंग नहीं करते हैं। क्या रीजन है, एक तो सेलिंग में कैपिटल ज्यादा लगता है, फर्स्ट रीजन, जो कि इतना कैपिटल हर किसी के पास है नहीं है। दूसरा, इसमें प्रॉफिट क्या है, फिक्स है, और लॉस क्या है, इन्फिनिटिव है। तो ये तीनों ही रीजन है कि हम सेलिंग नहीं करते। अब आते हैं बाइंग में, कैपिटल 100 रुपए की चीज को 100 रुपए, इसलिए हमने बाइंग को सिलेक्ट किया। प्रॉफिट क्या है, हमें इन्फिनिटिव चाहिए, इसलिए हमने बाइंग को सिलेक्ट किया। और लॉस क्या है, इसमें फिक्स है, इसीलिए हमने बाइंग को सिलेक्ट किया। तो ये है बाइंग और सेलिंग के बीच का डिफरेंस। सेलिंग में भी पैसा बहुत ज्यादा लगता है और कैपिटल बाइंग में कम लगती है। इसीलिए क्या है, मैं आपको प्रॉपर वे में बाइंग करना सिखाऊंगा। अब सेलिंग में प्रॉफिट कब होता है, जब मार्केट डाउन साइड आती है, इसलिए सेलर मार्केट को नीचे लेके आते हैं। बाइंग में प्रॉफिट कब होता है, जब मार्केट ऊपर जाती है, इसीलिए तो मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलती है। क्यों, ऊपर बायर लेके जाते हैं, सेलर नीचे, बायर ऊपर, सेलर नीचे, बायर ऊपर, सेलर नीचे। इसीलिए तो मार्केट क्या, कभी ऊपर कभी नीचे चलती है। क्यों, क्योंकि उसके बाइंग और बाय और सेलर मार्केट में दोनों होते हैं, इसलिए मार्केट का ऊपर नीचे का रुझान रहता है। ये है भाई डिफरेंस बाइंग और सेलिंग में। अब थोड़ा सा मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं। हाँ जी, देखो ये स्क्रीन पे देखो, अभी मैं इसको बाय करने जा रहा हूँ, ठीक है। मान लो ये पुट का चार्ट, हम इसको बाय करने जा रहे हैं। देखो अब एक लोट को बाय करने के लिए, देखो ये बाइंग पे है ना सिंबल, ये देखो बाइंग पे है। तो एक लोट को बाय करने के लिए देखो इसमें ना कितना पैसा चाहिए, 11,760 रुपए चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको देखो सेलिंग पे चेंज करता हूँ। सेलिंग में जो भी कितना पैसा चाहिए एक लोट को बाय करने के लिए, तो सेलिंग में देखो एक लोट को बाय करने के लिए 2,60,000 के आसपास, 259,449। तो मतलब ये कितना गुना पैसा होगा देखो। इसलिए क्या हम सेलिंग नहीं करते हैं, क्योंकि बाइंग में वही एक लोट को बाय करने के लिए कितना पैसा लगता है, 11,760 रुपए। और वही सेलिंग में क्या कितना पैसा लगता है, एक लोट को बाय करने के लिए 2,60,000 के आसपास क्या है हमारा पैसा लगता है। इसीलिए क्या है हम सिर्फ बाइंग करते हैं, हम सेलिंग बिल्कुल भी नहीं करते।